हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलॉक द साइंस। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। हमने फिज़िक्स की यूनिट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनामेटिक्स। हम बेटा इसके अंदर यही डिस्कस करेंगे कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो कितने स्पीड से ट्रेवल करता है, क्या वेलोसिटी होती है, कितना उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो कैसा पाथ ट्रेवल करता है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम वन बाय वन एक एक टर्म को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बेटा यूनिट है आपकी सेकंड और उसका नाम है बेटा काइनामेटिक्स। ओके, और हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चैप्टर से आने से पहले इस टर्म को हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या काइनामेटिक्स। देखिएगा, एक ग्रीक वर्ड है बेटा। एक्चुअल में ये जो काइनामेटिक्स है ये ड्राइव हुआ है आपका ग्रीक वर्ड और उसका नाम था, यहाँ से ही उठा लीजिए, जिसका नाम है बेटा काइनमा। तो काइनमा इज द ग्रीक वर्ड और जब इसका मीनिंग इंग्लिश में ढूंढा गया तो पता चला मोशन। तो काइनामेटिक्स अपने आप में, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि एक ग्रीक वर्ड है बेटा, ग्रीक वर्ड, और उस ग्रीक वर्ड का नाम है काइनमा। और जब इसका मीनिंग हमने फाइंड आउट किया तो इसका जो मीनिंग निकल के आया वो आपका क्या निकल के आया, मोशन। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब भी वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो यहाँ पे मोशन का मीनिंग समझ ले। तो मोशन हम किसको कहते हैं, आप कहेंगे सर सिंपली चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। तो हम और आप हैं या अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं इसका मतलब वो मोशन में आ गया है। और ये जो मोशन था ये ग्रीक वर्ड से निकला था और उस ग्रीक वर्ड का जो नाम था वो क्या था, काइनामा। तो इसका मतलब हम इस यूनिट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जब जब चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, पहली पोजीशन क्या थी, वहां तक जाने में कितना टाइम उसको लगा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो आप आज इस काइनामेटिक्स का मीनिंग समझ लें। काइनेमा इज द ग्रीक वर्ड विच हैज द मीनिंग मोशन, और मोशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज हम एक एक पहला चैप्टर इसका उठाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा देखिएगा, मैं सिंपल सा लिख देता हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी ऑफ मोशन is called mechanics, is called mechanics। तो यहाँ से आप देख लीजिए, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के बारे में बताए उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिक्स बोलेंगे। ये किसकी ब्रांच है बेटा, फिजिक्स की ब्रांच है। ऐसी ब्रांच जब जब ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की बात करेगा तो हम इसको मैकेनिक्स के अंदर डिफाइन करेंगे। मैकेनिक्स की बेटा ब्रॉडली हम इसको 3 सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको आप स्टैटिक्स बोलेंगे, दूसरा जो पार्ट होता है बेटा इसको आप काइनामेटिक्स बोलेंगे, और ऐसे ही आप इसका जो थर्ड पार्ट है उसको आप बोलेंगे डायनेमिक्स।
तो दीज आर द सब पार्ट और ब्रॉड ब्रांचेज ऑफ द मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एंड फिजिक्स इज आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई स्टैटिक्स के बारे में डिफाइन करें, तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। अगर मैं आपसे बात करूँ स्टैट यानी कि रेस्ट पोजीशन, काइनेमेटिक्स का मतलब अभी बताएंगे डायनामिक का भी। तो स्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किस पोजीशन में रहे, रेस्ट में रहे। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 1 मिनट पहले आप यहीं पर थे, 5 मिनट पास होने के बाद भी आप वहीं पर हैं, इसका मतलब आपने अपनी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं किया। तो इसका मतलब आप किस में हैं, रेस्ट में भी हैं। इनिशियल पोजीशन में भी आप रेस्ट में थे, टाइम बीत गया तब भी आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। इट मीन्स यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन। तो जब आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, स्टैटिक्स में आ जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर हमने अट्रैक्ट किया या अपनी तरफ पुल किया। तो जब पुल किया तो मुझे लगा कि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स था। एक दूसरी टीम है बेटा, वो भी इस पर कितने का लगा रही है, 5 न्यूटन का लगा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई है तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर, तो बेटा वो कितना, 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो कितना हुआ, 0। तो क्या 0 फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगा, ये अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और जब ऐसा हो जाए तो आप यही कहेंगे इक्वल है, तो इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है बेटा इक्विलिब्रियम। तो मैं ये अगर आपसे कह दूं कि इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर इसको सिंपली डिफाइन करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक्स क्या है, आप कहेंगे सर इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals study of object in rest position even कब a number of forces are acting on body in equilibrium। तो ये आप वर्ड ध्यान रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ फोर्सेस इस पर वर्कआउट करेंगे, लेकिन आप यही कहेंगे कि इतना फोर्सेस काम करने के बाद भी सबका जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स की जो वैल्यू आई वो कितनी थी, 0 थी। तो 0 फोर्स कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोल देते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि टाइम की कोई वैल्यू थी नहीं। टाइम आपका जब 1 सेकेंड था तब भी आप रेस्ट में थे, 5 सेकेंड पास हो गए तब भी आप रेस्ट में थे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं टाइम डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो यहां पर हमने एक लाइन लिख दी कि जो टाइम है बेटा वो अपना इंपॉर्टेंट रोल कोई भी प्ले नहीं करता। दिस इज द स्टैटिक्स डेफिनेशन। सेकंड बात करें हम काइनेमेटिक्स की, तो अभी आपको बताया गया था कि काइनेमेटिक्स जो था बेटा वो कैसा था। सिंपल सी बात है, ग्रीक वर्ड था और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या था, आप कहेंगे सर काइनामा। और इसका मतलब क्या होता था, आप सिंपल फिर कह सकते हैं दिस इज डिस्क्राइब द मोशन। लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम यही देखेंगे कि जो फैक्टर होते हैं कौन कौन से, जैसे फोर्स हुआ या नेचर ऑफ बॉडी हुआ, हम उसको कंसीडर कभी नहीं करेंगे। तो आप अगेन कह सकते हैं क्या, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals study of object
in motion without on accounting of फैक्टर, दैट इज एक तो बेटा फोर्स नेचर हो सकती है आपकी, और एक आपका क्या हो जाएगा नेचर ऑफ बॉडी। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दें और फिर हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में होने के बारे में पढ़ते हैं तो वो काइनामेटिक्स कहलाएगी। आप यहाँ पे कहेंगे टाइम प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। टाइम जो है यहाँ पे कैसा रोल प्ले करेगा, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और थर्ड आप देख ही सकते हैं और उसका नाम था डायनेमिक्स। तो बेटा यहाँ पर फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डायनामिक्स भी अपने आप में कैसा वर्ड था, ग्रीक वर्ड, और उस ग्रीक वर्ड का जो नाम था वो क्या था, आप कहेंगे सर डायनामिस। तो डायनामिस जो था बेटा उसका मतलब क्या था, आप कहेंगे सर द मीनिंग ऑफ दिस इज पावर। तो हम ये कह दें कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट पर पावर दें, किसी ऑब्जेक्ट पर पावर सप्लाई करें और उसके रिजल्ट के कारण आपका ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। तो यहाँ पर हम वो फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम वो सारे के सारे फैक्टर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो आप कहेंगे सर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट in motion on account of factors। तो बेटा जो फैक्टर है यहाँ पर लेके जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे, दैट इज क्या हो गया बेटा, फोर्स हो गया, या आप कह देंगे द नेचर ऑफ बॉडी, इसको हम करेंगे कंसिडर। और यहाँ पर आप फिर कह देंगे टाइम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो आप डायनामिक्स का भी मतलब बता सकते हैं, दिस इज द ग्रीक वर्ड और उसका नाम है डायनामिस। तो डायनामिक्स का मतलब होता था पावर। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं, पुल करते हैं, किसी स्टोन को आप थ्रो करते हैं, तो ये सारे हम उस पर क्या कर रहे हैं, पावर अप्लाई कर रहे हैं। पावर का मतलब यहाँ पर है फोर्स से। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रो करते हैं तो वो भी एक फोर्स की टाइप है, उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा उसकी स्टडी हम मैकेनिक्स की किस ब्रांच में करेंगे, डायनेमिक्स में। बेटा काइनामेटिक्स में मोशन में तो होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन हम सारे जो फैक्टर हैं जैसे कि फोर्स है या नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट है उन सभी को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, और स्टैटिक्स में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। हालांकि उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कुछ टर्म थी आपकी जो हम डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी था। इनके अंदर माइनर डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप याद रखेंगे। तो एक बार आप इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बेटा, तो ये अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ब्रांचेस थी कुछ, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है तो कौन कौन सी टर्म को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आज उसी की बात कर लेते हैं। तो अपना जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो देखिए तो अब तो समझ में आ गया होगा कि मोशन वर्ड है क्या, काइनामेटिक्स एक ग्रीक वर्ड था बेटा, काइनेमा, उसका मीनिंग होता था मोशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे मोशन में। तो कुछ टर्म है, पहली टर्म मैं बता देता हूँ जिसका नाम है रेस्ट। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इनिशियल स्टेट में पढ़ा, उसकी फाइनल पोजीशन भी वही थी, इनिशियल भी वही थी। तो आज जान लेते हैं कि रेस्ट है क्या। मान लीजिए आप ही हैं, खुद एक ऑब्जेक्ट हैं, और जब आप अपनी पोजीशन में बेटा कोई भी चेंज नहीं करते, कहने का मतलब है कि टाइम आपका लगातार चेंज हो रहा है, मिनट, सेकंड, आवर, है ना, डेज, लेकिन आप एक जगह पर ही हैं। आपके आसपास की चीज़ें बेटा बदल रही हैं,
लेकिन आप किस में हैं, रेस्ट में हैं। तो मैं ये कह दूं क्या, ए ऑब्जेक्ट इज said to be in rest if it does not change its position with respect to time or इट्स सराउंडिंग्स। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर वो अपने सराउंडिंग या बेटा हम कह दे टाइम, इन दोनों के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं करता, तो आप उस ऑब्जेक्ट को किस में कह देंगे, रेस्ट में कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड है बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये लगातार रेस्ट पोजीशन में है। तो आप देखते हैं कि ये दिन चला जाता है, रात हो जाती है, फिर दिन आ जाता है, तो टाइम लगातार तो वेरी हो रहा है, लेकिन क्या इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस है? आप कहेंगे नो सर। इट मीन्स आप कह सकते हैं ए टेबल, या मैं एक सिंपल लिख दूं, ए बुक लाइज ऑन टेबल और चेयर। तो आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं ए क्लॉक ऑन ए वॉल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉक और बुक, दोनों के एग्जाम्पल किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। ऐसे में अगर आपसे कहूं कि भाई मोशन को डिफाइन करें, तो आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज कर ले, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर ले, जैसे मान लीजिए आप 1 मिनट पहले अपने घर थे और दूसरी मिनट में आप घर से बाहर आ गए, या मैं आपसे कह दूं कि भाई आप 1 घंटे पहले स्कूल में थे और अगले 3 घंटे बाद आप वापस अपने घर आ गए, तो ये क्या था, आप मोशन में थे, तभी तो आप अपने पोजीशन को चेंज कर पाए। तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time और its surroundings। तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात कर लें, आप सिंपल सा कह सकते हैं वॉकिंग ऑफ ए पर्सन। अगर कोई आदमी चल रहा है, वो किस में बेटा, मोशन में है। ऐसे में अगर आपसे कह दूं क्या, द रिवर इज फ्लोइंग, रद्दी जो है बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग, तो ये सब किस में है बेटा, आप कहेंगे सर मोशन में है। आप तीसरी बात कह सकते हैं रनिंग ऑफ एनी व्हीकल, जैसे कि कार हो सकती है, बस हो सकती है, तो ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। तो आप सिंपल सा एक हल्का सा चेंज कर सकते हैं, डज नॉट चेंज और बेटा चेंजेस, सारी डेफिनेशन वही है, एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझने की ये आती है, कभी कभी रेस्ट और मोशन जो टर्म है वो आपस में को रिलेट कर जाती है, हम डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर आप देखिएगा इनके एग्जाम्पल, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेट टू ईच अदर। कैसे करती है वो बात देखिए। मान लीजिए अपने पास बेटा ये कोई बस है ना, बस का एक डायग्राम ले लीजिए, और यहाँ पर हमने देखा ये ड्राइवर बैठा है और बेटा ऐसे ही ये विंडोज हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं। आप समझे, कोई भी पर्सन है बेटा, वो किस में है, आप कहेंगे सर सीटिंग इन रेस्ट। किस में बैठा है बेटा, सीटिंग इन रेस्ट, बैठा है तो रेस्ट में होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो कार है या बस है बेटा, ये किस में है,
तो सिंपल सी बात है ये मोशन कर रही है। लेकिन हमारे साथ जो दूसरा पैसेंजर बैठा है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे दूसरी सवारी हो, ये भी किस में है बेटा, रेस्ट में है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पैसेंजर हैं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में बेटा, रेस्ट में है। लेकिन जब आपका बाहर की तरफ से देखते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं फील्ड आते हैं, खेत, प्लांट्स आते हैं, कोई पानी की टंकी आ गई, कोई टावर आ गया, उसके रिस्पेक्ट में आपकी जो बस है वो लगातार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो हम ये कह दें कि अगर ट्रेन या बस के आउटसाइड के जो फैक्टर हैं उसके रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो आप मोशन में होते हैं, लेकिन आप अपने वाले पैसेंजर जो कि बस के अंदर हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते तो आप किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं, है ना। तो दीज आर रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेट टू ईच अदर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ जब आप खिड़की में से खुद को बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको जो प्लांट है, जो रिवर है, या मैं कह दूँ कोई भी टावर है, तो जब आपकी बस इस तरफ जाएगी तो आपको ये चीज़ें ऐसे बैकवर्ड जाती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपके रिस्पेक्ट में ये मोशन में नज़र आ रही है, जबकि एक्चुअल में ये है किस में, रेस्ट में ही तो है भाई। पानी की टंकी एक जगह ही तो है, तो ये रेस्ट में है। आप किस में थे, रेस्ट में। लेकिन बेटा आउटसाइड देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्लांट है या ये जो टावर है, पानी की जो टंकी है, ये मोशन में नजर आएंगी। तो आप कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है यहाँ पर क्या कर रही हैं, रिलेट कर रही है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि बेटा एक दो बसेज हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं या दो बसेज हैं और दोनों आपकी सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है। जैसे मान लो कि ये डायरेक्शन है सेम और ऐसे ही आगे जा रही है, तो इनकी स्पीड सेम रख दें और डायरेक्शन सेम रख दें तो आप देख पाएंगे कि दोनों है किस में, मोशन में। ये भी चल रही है ये भी। लेकिन जब इसमें बैठा हुआ कोई पैसेंजर इसमें बैठे हुए पैसेंजर को देखता है या इसका पैसेंजर इसको देखता है तो आप देखेंगे कि दोनों आपस में रेस्ट में नजर आएंगे। दोनों किस में नजर आएंगे, रेस्ट में है। कंडीशन क्या है, बोथ बसेज हैव सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों बस की सेम डायरेक्शन है, सेम स्पीड है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों के अंदर बैठे हुए की जो पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी। हालांकि है दोनों मोशन में एक्चुअल में तो, लेकिन सेम अपीयर किस में होगी, आप कहेंगे सर रेस्ट में अपीयर होगी। तो कभी कभी आपकी रेस्ट और मोशन जो है वो बेटा रिलेट कर जाते हैं। आउटर शोर्स देखेंगे बस के बाहर तो आपको वो मोशन में नजर आएंगे और बस के अंदर आप देखेंगे तो बेटा वो किस में नजर आएंगे, रेस्ट में नजर आएंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितने तरीके से मोशन कर सकता है। ठीक है, देखिएगा बेटा बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन और हम बता सकते हैं। जैसे पहली बात करें हम, पहले आप इसको समझ ले, इसको नोट कर ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। पहला पॉइंट है बेटा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा आप कह सकते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ऐसे बेटा थर्ड होता है ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी बोल दीजिए मोशन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, सर्कुलर और रोटेटरी, ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी। हम एक एक को डिफाइन कर देते हैं। तो देखिएगा पहले बात कर लेते हैं सिंपली जिसका नाम है रेक्टिलिनियर। तो समझिएगा रेक्टी का मतलब होता है बेटा स्टेट, रेक्टिलिनियर का मतलब बिल्कुल स्टेट, और ट्रांसलेटरी जो है उसका भी मीनिंग समझें। मान लो अपने पास कोई एक सिंगल पार्टिकल है,
हम एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ए सिंगल पार्टिकल। तो जब सिंगल पार्टिकल अपना बेटा क्या करे, ट्रेवल करे इन ए स्ट्रेट लाइन या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे रेक्टिलिनियर means a particle or a point mass body। अभी इसका भी मतलब बता देंगे आपको। ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट वे या पाथ। ठीक है जी, समझे बेटा। पॉइंट मास बॉडी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। सबसे स्मॉल का मतलब ही पॉइंट है, पॉइंट से स्मॉल कोई हो ही नहीं सकता। और इसका जो मास है बेटा वो भी ना के बराबर होगा, और वो बॉडी तो है ही। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज रिड्यूस या हमने नेग्लेक्ट करके उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, या वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, तो एक पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा वो। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बेटा क्या हो गया है, साइज रिड्यूस होकर वो एक पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो इतना ही छोटा हमारा एक पार्टिकल है। तो आप चाहें तो एक पार्टिकल बोल सकते हैं या पॉइंट मास बॉडी। और जब वो क्या करता है, आप कहेंगे ट्रेवल करता है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, एक बिल्कुल रास्ता है सीधा, उसके अलोंग चलता है, तो वो कैसा होगा बेटा, रेक्टिलिनियर। और आप कह सकते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मीन्स in a system all constituent particles travel along a straight path। आराम से इसका मीनिंग समझेंगे आप, अगर समझ में आ जाता है ठीक है बेटा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एक पार्टिकल की तरह। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लार्ज साइज में है, तो उसमें मिलियंस क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे जिससे वो ऑब्जेक्ट बना होगा। और वो सारे के सारे पार्टिकल, ऐसा नहीं है कुछ पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी पोजीशन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और वो चेंज कैसे हो रहा है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ, अलोंग ए बिल्कुल स्ट्रेट रोड, तो हम उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसलेटरी मोशंस। तो आप इन दोनों का मतलब समझे। अगर मैं किसी सिंगल पार्टिकल की बात करता हूं तो वो रेक्टिलिनियर है बेटा, और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ट्रेवल करे कैसे बेटा, एक स्टेट में या स्टेट पाथ में ट्रेवल करे, तो आप कहेंगे दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशन। और जब बेटा ये पार्टिकल ही चले एक सिंगल, तो आप इसको क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर। तो अब आप समझें, एक रोड है ना, और उस रोड पर आप अकेले पर्सन हैं जो स्ट्रेट चले जा रहे हैं, तो वो किस तरह का मोशन होगा, रेक्टिलिनियर। लेकिन बेटा आप जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो सारे के सारे ट्रेवल कर रहे हैं उसी पाथ पर, उसी रोड पर, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी। तो जब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हों तो बेटा ट्रांसलेटरी होगा, और जब एक सिंगल पार्टिकल की बात हो तो वो कैसा होगा, आप कहेंगे सर रेक्टिलिनियर। ठीक है, इसको समझिए बेटा जल्दी से। ओके बेटा, एक बात और समझ ले यहाँ पे कि जैसे मान लो एक अपना झूला है, शीशा है, फिर स्लिपिंग कर रही है ना। मान लो कोई इस तरह का झूला है, इस तरह से, तो यहाँ पर एक बच्चा है बेटा, एक बच्चा अगर स्लिप कर जाए तो हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है या ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप कहेंगे दिस इज द रेक्टिलिनियर। लेकिन बेटा बहुत सारे बच्चे हो जाएं और अब सारे बच्चों का ही स्लिप करना ज़रूरी है,
तो फिर वो कैसा बन जाएगा, ट्रांसलेटरी। आप ये भी कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन जो है बेटा में भी कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आगे चल के इस टर्म को डिफाइन करेंगे, ये कैसा हो सकता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, देखिए उसका नाम है बेटा सर्कुलर। तो सर्कुलर का मतलब समझ लें, यहां पे भी सिंपल वही है। सर्कुलर मोशन मींस ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कुलर वे। तो आप कहेंगे ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी और ए पॉइंट मास बॉडी ट्रेवल्स अलोंग ए सर्कुलर या सर्कल वे या पाथ। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब आपका जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ना होके कैसा हो गया है, सर्कल हो गया है। और जब मैं ये कह दूं, क्या दूसरा कौन था, सर्कुलर, और आप कहेंगे सर रोटेटरी मोशन। तो यहां पे आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इन ए सिस्टम ऑल constituent particle moves along circular path। तो बेटा सारे के सारे हो जाए। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए अपनी रोटेशन ऑफ अर्थ है, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो अर्थ हमारी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, एक सिंगल पार्टिकल की तरह एक्ट कर रही है। तो वो जब रिवॉल्व करती है तो वो किस तरह का हो जाएगा बेटा, सर्कुलर। लेकिन जब मैं ये कह दूं कि बहुत सारी ऐसे ही ऑब्जेक्ट हो जाएं और वो जब रैंडमली क्या करे बेटा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करे सारे के सारे, है ना, तो वो कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे सर रोटेटरी मोशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसमें करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेटा एक सर्कल हो गया, यहाँ पर पहले कोई ऑब्जेक्ट था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो बेटा हर एंगल पर वो अपनी पोजीशन क्या करेगा, बार बार चेंज करेगा। तो एंगल भी चेंज हो रहा है, टाइम भी आपका चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हैं 1 2 3 ये सारे के सारे जो सेंटर हैं बेटा वो एक लाइन पर एक्सिस करेंगे, लाइन पर लाई करेंगे, और इसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल सकते हैं। या ऑब्जेक्ट हर एंगल पर या हर टाइम के साथ साथ जब अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है तो रोटेटरी मोशन। तो अगर मैं ये कह दूं एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा एग्जांपल, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन्स, तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की तरह। और न्यूक्लियस तो है ही, तो अभी वो पाथ सर्कुलर है। तो बेटा जब सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो रोटेटरी, और एक सिंगल ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो सर्कुलर। ऐसे ही हम थर्ड की बात करें, और उस थर्ड का क्या नाम है आप देख सकते हैं, उसको हम बोलेंगे, ये भी बेटा ध्यान रखिएगा, सर्कुलर और रोटेटरी जो होता है ये भी आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये बात ध्यान रखिए। थर्ड होता है जिसका नाम है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी ओसिलेशन का मतलब समझे, वही ए पार्टिकल है ना, या ए पॉइंट मास बॉडी जब क्या करती है बेटा, मान लीजिए यहाँ है तो वो पहले इस तरफ गई, फिर बेटा वो
वापस आके इस तरफ गई। तो इसका मतलब बार बार अपना पाथ क्या कर रही है, वो रिपीट कर रही है। तो अपनी जो घड़ी है उसका जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, तो आप देखते हैं कि जब वो टाइम बजाती है तो बार बार वो इस तरह से मोशन में होती है। तो आप बोल सकते हैं टू एंड फ्रो। एक तो ये कंडीशन है बेटा। एक जब कोई वेव है, आप एक वेव बना लीजिए, साइन वेव बना लो, यहाँ पे आप देखिए तो बार बार एक ही पीरियड्स बार बार क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। सभी का ये जो एम्पलीट्यूड है ये सेम है बेटा। ये एम्पलीट्यूड क्या है, आप कहेंगे सर सभी का एम्पलीट्यूड सेम है, ओके। और सभी के पीरियड्स भी क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ आई, फिर बेटा ये ऊपर से नीचे की तरफ आई, फिर नीचे से ये ऊपर गई, फिर ऊपर से ये नीचे आई। तो इस तरह का ये दिख रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं एक तो टू एंड फ्रो, और एक आपका होता है बेटा जिसका नाम है बैक एंड फॉरवर्ड, पीछे आगे, आगे पीछे, इस तरह से। तो टू एंड फ्रो की कंडीशन देख ले, बैक या फॉरवर्ड की देख ले। और जब आपका सेम पाथ तो इस तरह से वो करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ओसिलेशन। तो अगर मैं आपसे कह दूं एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पेंडुलम, एग्जाम्पल अगर आप देख ले तो सिंपल क्या कहेंगे, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एग्जाम्पल ऑफ किसका बेटा, ओसिलेटरी मोशन का। और वाइब्रेटरी का मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन करना। यानी कि जब किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी लेने के बाद जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो वहाँ पर एक शेप बनाएंगे, और वो शेप वेव की होती है, और वो आपकी जो है बेटा वो ट्रेवल करते हुए दूर तक जा सकती है। तो जब आप ट्रेन के आने की आवाज़ लोहे की पटरी पर कान लगा के सुनते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेटरी मॉलिक्यूल्स होगा। या मैं ये कह दूँ बेटा जो हम बोलते हैं जो साउंड है वो क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो आपके मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, साउंड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैं ऑफ ए मीडियम, या आपका बेटा जो भी है किसी के भी आने की आवाज़ ट्रेन वगैरह की हम पटरी से सुनते हैं वो किसको शो करेगा, वाइब्रेशंस को करेगा। क्योंकि उसमें पीरियड जो है बेटा वो आपके होते हैं, और उसके साथ साथ जो मोशन है वो भी बाउंडेड होता है। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें जो वेव बन रही है वो बाउंडेड और पीरियोडिक दोनों के साथ बन रही है। बार बार एक ही पीरियड खुद को रिवाइज कर रहा है, और आप देख सकते हैं सबके एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है या इक्वल है। तो जब सबके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाए और सबसे में पीरियड्स जो हैं वो भी क्या हो जाए, डेफिनेट या फिक्स हो जाए, तो वो कैसा मोशन होगा, वाइब्रेशन होगा। आप पानी के अंदर कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो एक लहर बनती है, लेकिन बेटा वो लहर जो होती है ऐसा नहीं होगा कहीं पर ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, वो लहर सभी डायरेक्शन में इक्वली स्प्रेड हो जाएगी। तो वहाँ पर कौन सा मोशन हुआ, वाइब्रेटरी। कह सकते हैं कि सभी वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, सभी के अंदर जो आपके क्या है बेटा, आप कहेंगे पीरियड वो भी सेम है। लेकिन जब हम बात कर दें कि एक ही पेंडुलम क्या हो बेटा, आपका टू एंड फ्रो या बैक एंड फ्रो, तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे इस कंडीशन में जाए तो आपका वहाँ पर कैसा होगा, ओसिलेशन। इसमें आप कह सकते हैं ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी, इसमें आप कह सकते हैं ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो आज ये हमने पढ़ा बेटा टाइप्स ऑफ मोशन। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा, आगे चल के हम और भी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।